हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम अपने यूनिक में क्लासेस में। और मेरा नाम है राहुल कुमार। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैं आपको ऑलरेडी कि हर डे मैं आप लोगों को बायोलॉजी का जो कि एमसीक्यू क्लास खिलाता हूँ, जो कि आज की जो क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लास जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्लास है। ठीक है ना बच्चों। तो जो भी मेरे यूपी के बच्चों हैं, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी आप कोचेस करे हुए हैं फर्स्ट लेके, जो कि फर्स्ट में आपका जो कोचेस एमसीक्यू कराया हूँ, आपको जो लेटेस्ट अभी कराया हूँ उसका आपका सारा ज्वाइन करना है क्लास, और सारा क्लास आपको लगाना है। क्योंकि जितना भी कोचेस में आप कर रहे हैं, यानी कि सर आपका टेस्ट कोचेस है, और एक एक कोचेस जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, जो कि बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। यदि मैं बात करूँ इस एग्जाम में, तो इसमें से कोच आपका एबीबीएम में पूछा गया है, केजीएम में पूछा गया है, आरयूएचएस में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है, और ये यहाँ से बिहार में भी आपका लोकोमोशन मूवमेंट से में इस कोचेस आज कराने वाला हूँ। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी है, प्लस में इसमें आपका जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया। ठीक है ना बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट है जिसको पता नहीं कि मेरी क्लास कब होता है, तो मेरा डेली क्लास होगी शाम का 5:30 स्टार्ट होता है रोज क्लास। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास में ज्वाइन करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जिस भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं अपना आज की क्लास तो करने वाला हूँ, जो कि आपका है लोकोमोशन एंड मूवमेंटम एंड एस्केलेटर सिस्टम के बारे में, जो कि कंप्लीट एमसीक्यू आप लोगों को मिलेगा, और डिटेल्स में आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा प्लस एमसीक्यू, और जो कि टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी मिलने वाला है। जिस बच्चे को लगता हो कि ये आपका जो क्लास है, नहीं, ये जो क्लास है आपका ऑलरेडी टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस है, और यदि आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ये किस टाइप से क्वेश्चन आप लोग आज क्लास में करने वाले हैं और कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए मैं अपने आज क्लास स्टार्ट करता हूं, और सब बच्चों को क्या करना है, तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यानी कि जो इस क्लास में आपको बेनिफिट मिला है कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में कोच रहने वाला है। यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो हिंदी मीडियम में करना क्लास कोचेस लगाना, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में आपको कोचेस को अटेम्प्ट करना है। तो मैं रोज बोलता हूँ कि जो हिंदी का इंग्लिश को, तो आप मैं तो रोज तो बोलता ही, मैं तुम्हें काम ही बोलना है, आप लोग को सिर्फ कोचेस को अच्छे से पढ़ना है और रीड करना है। आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, और आंसर भी आप लोग को देना है। ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या आ गया स्लाइड पे। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे आ चुका है, ये क्वेश्चन जो आपका स्लाइड पे आ चुका है, तो इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, प्लस में क्या करना है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको आंसर यानी कि रीड करना है और कॉन्सेप्ट समझना है, प्लस में आपको आंसर देना है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन या ABC लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट के बारे में समझो कैसे किस टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद आपको क्या बोलता है, तो आंसर देना है। ठीक है ना। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट कॉन्सेप्ट मसल्स टू द बोन्स, यानी कि व्हाट कनेक्टेड मसल टू द बोन्स, यानी कह रहा है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं। यानी कि आपका जो बोन्स है, बोन्स टू मसल, जो कि आपका जो पैर की जो हड्डी है, जो कि मसल से जुड़ा होता है, वो जो मांसपेशिया से जो आपका जो हड्डी जुड़ता है, उस मसल्स का क्या नाम है, उस ऊतक को क्या नाम है, इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, क्या लिगामेंट्स कहते हैं, या टेंडन्स कहते हैं, या कार्टिलेज कहते हैं, या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, बताइए। यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं, बताइए। मांसपेशियों से हड्डी से, यानी कि मांसपेशियों और हड्डी के जो बीच में जो जोड़ने वाला टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम बताना आपको, क्या लिगामेंट हो जाएगा, या लिगामेंट, टेंडन्स, उपास्टिक, या साइनोवियल फ्लूइड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो मसल्स टू जो बोन जुड़ता है, आपको उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मसल्स जब बोन जुड़ेगा आपको टेंडन्स के माध्यम से ही जुड़ता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर। यदि मैं बात करूँ कि मसल से मसल जुड़ने वाले, यदि आपका बॉडी में मसल से मसल जुड़ रहा है, तो आपका स्केलेटस से जुड़ रहा है। यदि बॉडी में बोन टू बोन जुड़ रहा है, तो आपका लिगामेंट से जुड़ रहा है। यदि बॉडी में बोन टू मसल जुड़ रहा है, तो आपका वो किससे जुड़ रहा है, तो टेंडन से जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो आपका सभी को क्लियर होगा। तीनों चीज आप लोग लिख लेना कि यदि मसल से मसल के कोच आएगा, यदि मसल से मसल्स को जुड़ना तो स्केलेरा से, यदि बोन से बोन किससे जुड़ता है, तो लिगामेंट से जुड़ता है। यदि मसल टू बोन किससे जुड़ता है, तो आपका वो टेंडन से जुड़ता है। तो वहां से आपका 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि व्हाट गिव्स बोन्स देयर हार्डनेस, बताइए क्या, व्हाट्स गिव्स बोन्स देयर हार्डनेस, क्या हड्डी कठोरता क्यों होता है, हड्डी आपका जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों होता है हड्डी, बताइए। आपका जो हड्डी है उतना कठोर क्यों होता है और किसके कारण होता है, बताइए। क्या कोलेजन्स फाइबर्स के कारण आपका हड्डी कठोर होता है, या कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस के कारण होता है, या ब्लड वेसल्स के कारण होता है, या आपका कार्टिलेज के कारण आपका जो हड्डी होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का जो बोन है, जो हड्डी है, वो आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कारण ही मेरा बोन जो होता है आपका स्ट्रांग होता है, या आपका वो कठोरता वो प्रदान करता है। क्या करता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कारण ही हमारा जो हड्डी होता है वो कठोरता प्रदान करता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कारण ही हमारा हड्डी जो होता है आपका वो स्ट्रांग होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, जितने भी मेरा यूपी के बच्चों हैं या कहीं का भी हो, बिहार को या RDHS को जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो यदि मैं बात करूँ कि लोकोमोशन मूवमेंट के बारे में या मसल्स स्केलेटन के बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन आपका वो बहुत रिसर्च करके क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए आपको ये इसमें से जितना भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, आप सब आपके एग्जाम के लिए, BSc नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आपको एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। और मैं आपको ऑलरेडी और क्लास करा चुका हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म बट नहीं है, बट आपको जो वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा, जो कि आप जाएंगे ना मेरे लिंक पे ज्वाइन करके, तो आपको ऑलरेडी सारा क्लास मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट कॉल्स। क्या कह रहा है, क्या कि जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं। यदि आपका जो ज्वाइंट्स में सूजन हो जाता है, सूजन समझते हो ना, यानी कि इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन हो जाना। यदि आपके जो हड्डी है, हड्डी के जो ज्वाइंट, मान लो कि एक ज्वाइंट ये हड्डी है, देखो ये आपका ये बोन्स है, एक बोन्स ये है और एक बोन्स ये है। यदि इस बोन्स के जो बीच में जो आपका जो इन्फ्लामेशन की सूजन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ी को सूजन है, कि जो ज्वाइंट में जो सूजन हो जाता है, हड्डी के जो बीच में ज्वाइंट होता है, उसमें यदि आपका इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या आर्थराइटिस कहते हैं, या ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, या आपका कैपोसिस कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। यदि आपका ज्वाइंट में हड्डी के जोड़ में आपको इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यदि को हड्डी के बोन्स के जोड़ों में, उसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसीलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो बी भी आपका राइट आंसर, आर्थराइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आर्थराइटिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कहीं पर दिक्कत होगा आपको कमेंट बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ये विल बी क्वेश्चन दिस विल व्हाट इज द कंडीशंस वेयर बोन्स बिकम्स ब्रिटल्स एंड वीक्स। यानी कि कौन सी स्थिति में हड्डी भंगुर और कमजोर हो जाती है, यानी कि आपका हड्डी जो होता है वो किस स्थिति में या किसके कारण से, क्या आपके कंडीशन आता है, ऐसा कंडीशन जिसमें आपका जो हड्डी होता है वो आपको कमजोर हो जाता है, आपका जो वो टूटने लगता है। नमक की तरह समझते हो ना, नमकीन एक देखते हो कि जो आपका किसी, आप देखते हो कि किसी गांव में ऐसी कुत्ता या कुछ ही चीज़ मरा आता है, तो उसकी हड्डी कुछ समय के बाद उसके अपने आप वो टूटने लगता है। तो वही इसमें बोल रहा है कि जो कौन सी स्थिति में जो होता है आपका हड्डी जो होता है आपका कमजोर हो जाता है या भांगुर हो जाता है। बताइए क्या ऑस्टियोपोरोसिस में हो जाता है, या रिकेटस में हो जाता है, आपका आर्थराइटिस में हो जाता है, या आपका स्कॉलेसिस में होता है। बताइए किस में आपका जो हड्डी होता है वो वीकनेस हो जाता है। यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, ऑस्टियोपोरोसिस आपको जो डिजीज पकड़ लेता है, तो इसमें आपका जो होता है हड्डी यानी कि वीकनेस हो जाता है, यानी कि कमजोर होता है, आपका हड्डी टूटने आता है। यदि आप कहीं से गिर जाओ नीचे से, यानी आप बेड पर से कूदोगे तो आपका हड्डी टूट जाए, क्योंकि इसमें आपका ऑस्टियोपोरोसिस में जो वोन होता है आपका वीकनेस हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपका क्या होता है, वोन आपका वीक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि इसका जो जितना क्वेश्चन आपका है सारा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है। यदि जो भी बच्चों किसी प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होंगे तो वो क्वेश्चन करता होगा, तो उसको पता होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। इसीलिए आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ये फ्री का चीज़ को आप लोग अहमियत दीजिए, आप लोग को आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि मैं आप लोगों को फ्री में कराना हूँ, तो इसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा उसको अहमियत देना है, क्योंकि इसको जब आप अहमियत नहीं समझोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, और ये यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन करें, ये भी आपका टेस्ट सीरीज क्वेश्चन ही है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को PDF कोर्स करा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जैसे कि 2026 में मैं अपना खुद का एक BSc नर्सिंग के मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस में इंग्लिश में लेके आऊँगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो फ्री में आप कोर्स जाएगा, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी बच्चों मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहेगा तो उसको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। इतना ईजी तरीका से पढ़ाऊँगा, बेसिक टू एडवांस लेवल्स पे, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बात नहीं, क्लास में बात करना है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टू बोन ग्रोथ, यानी कि हड्डी के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। क्या आपका जो बोन्स है, जो आपका हड्डी प्रेजेंट है आपके बॉडी में तो हड्डी है ना, बताइए हड्डी है ना, उसी को बोन्स बोलते हैं ना, बोन्स को ही हम लोग हड्डी बोलते हैं। यानी कि आपके जो बॉडी में जो बोन्स प्रेजेंट है, उस बोन्स को ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, बोन्स को ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, क्या बोन्स को ग्रोथ होने के लिए इंसुलिन चाहिए, या ग्रोथ हार्मोन चाहिए, या थायरॉक्सिन नामक हार्मोन चाहिए, आपका ग्लूकागन चाहिए। बताइए क्या बोन्स को ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए। तो बच्चों बोन्स को जो ग्रोथ होने के लिए आपको ग्रोथ नामक हार्मोन्स होता है, वो इस रिलीज होता है, जिसके कारण आपका बोन्स क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन चाहिए किसके लिए, तो बोन्स को ग्रोथ होने के लिए। कि तो ग्रोथ हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, तो बोन्स को ग्रोथ होने के लिए, प्लस में जो सोमैटोट्रोपिन जो रिलीज हार्मोन होता है, जो हमारे जो ड्रॉप और
यानी कि जो लॉन्ग टर्म को उसको यूज क्या दर्शाता है। यानी कि हम लोग में यदि आपका सोमेटोट्रोपिक डिजीज हम लोग कम हो जाए तो हम लोग बौना हो जाएंगे। यदि किसी आप लोग देखते हैं कि गाँव में कोई बच्चा होगा कि बहुत छोटा होगा, इसमें क्या होता है तो इसमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ होगा, इसलिए वो बौना रहेगा। और जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है वो ऑटोमेटिक आपका वो तार की तरह हो जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द बोन्स ग्रोथ अक्योर्स इन द चिल्ड्रेंस। बताए क्या बच्चों में हड्डी का वृद्धि कहाँ होती है। बताओ बच्चों जो होता है चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चों होते हैं, इस छोटे छोटे बच्चों में हड्डी का ग्रोथ कहाँ होता है, यानी कि बोन्स का ग्रोथ कहाँ होता है, डेवलपमेंट्स कहाँ होता है, क्या होता है पेरियोस्टियम्स में होता है, या आपका एपीफेलिसिस प्लेस्ट में होता है, या आपका मेड्यूलर गुहा में होता है, या आपका कैविटीज को बोलते हैं यानी कि मेड्यूलर कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका डायफेसिस में, यानी बताइए क्या डायफिसिस में होता है। बताइए क्या आपका डायफेसिस में बच्चों की हड्डी का ग्रोथ होता है। तो बच्चों आप लोग बच्चे होंगे तो आप जो भी बच्चों हो आप तो बच्चे ने आप तो एडल्ट हो जाएंगे, 17 साल की एज में आपका एडल्ट हो जाए ना, किशोरावस्था में आप लोग होंगे। तो जो आपका जो बच्चे में जो आपका जो हड्डी का जो बोन का जो ग्रोथ होता है वो आपका पेरिस्टोनियम होता है। किस में होता है तो पेरिओस्टोनियम में आपका होता है बच्चों में बोन्स का ग्रोथ। आपका जो राइट आंसर होता है यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर बैठता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। लगभग मैं आप आज की क्लास यानी कि लोकोमोशन मूवमेंटम या मसल स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज सारा जो एमसीक्यू आज एक ही क्लास में मैं समाप्त कर दूंगा। जितना मैं आप आज सोच कर आया हूँ कि आज आपको एक ही क्लास में समाप्त करना है, जिस तरह हो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना। चाहे 1 घंटा हो या 1 घंटा 10 मिनट लगो या 1.5 घंटा लगे, मैं आपको आज कंप्लीट करा कर ही छोड़ूंगा लोकोमोशंस के और मूवमेंटम के जो क्वेश्चन है इसके बारे में। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन क्या है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, ये जो है कि द फीमर इज कनेक्टेड टू द हिप बोन्स बाय विच टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। द फीमर इज कनेक्टेड टू द टिप, द फीमर इज कनेक्टेड टू द हिप्स बोन्स बाय विच टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। यानी कि कह रहे हैं कि फीमर की हड्डी कूल्हे की हड्डी से किस प्रकार से जुड़ता है। अच्छा यानी कि जो आपका फीमर्स जो बोन्स है, जो कि आपका जो लॉन्गेस्ट बोन कौन है, फीमर ही है ना, आपका जो पैर की हड्डी है, जो आपका जो कूल्हे की हड्डी है वो आपका किस में कह रहा है, यानी कि जो जांग की हड्डी कूल्हे की हड्डी से किस प्रकार की होती है। बताओ कि आपका जो जांग की हड्डी है, जो आपके जांग की हड्डी है प्लस जो कूल्हे की हड्डी है वो किस प्रकार से वो ज्वाइंट होता है, वह किस से जुड़ा होता है। बताइए क्या हिंग ज्वाइंट से वो जुड़ा होता है, या बॉल एंड स्कॉटन ज्वाइंट से वो जुड़ा होता है, या पॉवेट ज्वाइंट से जुड़ा होता है, या आपका सैडल ज्वाइंट से वो आपका वो जुड़ा होता है। बताइए किससे जुड़ा होता है, आपका जांग की हड्डी और कूल्हे की हड्डी आपस में किससे जुड़ा होता है। तो बच्चों जांग की हड्डी जो आपका जो होता है और कूल्हे की जो हड्डी होता है आपका वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से आपका जो क्या था वो आपका आपस में कनेक्टेड होता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी विविध आपका। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका ABBMU में 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया और 2024 में पूछा गया। इस बार भी ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ सकता है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को फ्री में कोई नहीं कराने वाला है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, लेकिन आप लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो आप लोग एक अच्छी बात है कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना। जो भी बच्चों करता होगा तो उसको पता होगा किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि what types of cells is responsible for to bone formations। बताइए क्या what types of cells are responsible for bone formation, यानी कि हड्डी के निर्माण के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है। बताओ क्या हड्डी जो होता है आपको लोग को जो बोन्स प्रेजेंट है बॉडी में उसको जो यानी कि उस कोशिका यानी कि उसके निर्माण के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होता है, बोन को फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल होता है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। क्या ऑस्टियोब्लास्ट होता है, या ऑस्टियोक्लास्ट होता है, या कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, या आपका क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स होता है। नहीं एरिथ्रोसाइट कतई नहीं होने वाला। यानी किसे बोल रहे हैं कि जो हड्डी के निर्माण के लिए जो आपका जो कोशिका जिम्मेदार होता है वो आपका होता है ऑस्टियोप्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट होता है। यानी कि जो आपका जो बोन्स का जो फॉर्मेशन, जो बोन्स का जो सेल्स के फॉर्मेशन होता है उस कोशिका के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है कौन सा था, तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक जो कोशिका होता है वो आपका बोन्स फॉर्मेशंस के लिए वो आपका जिम्मेदार होता है। इसीलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वही आपको ऑस्टियोब्लास्ट नामक सेल जो होता है वही आपको बोन के फॉर्मेशंस के लिए वो आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। तो सभी को क्लियर होगा यहाँ तक, किसी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन विल बी, ये क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन
कॉल्ड। ओके, यानी कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन कॉल्ड, यानी कि हड्डी बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। यदि आप लोग के शरीर में हड्डी बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ। क्या बोन्स को फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, विच प्रोसेस, यानी कि बोन को बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, या कॉन्ड्रोजेनेसिस कहते हैं, या हेम्पोपोइसिस कहते हैं, या कैलिफिकेशंस कहते हैं। बताइए क्या, जो आपके बॉडी में जो बोन्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बोन फॉर्मेशन को जो हम लोग कहते हैं वो उसको ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं बोन्स को फॉर्मेशन के, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। ऑस्टियोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो बोन फॉर्मेशन को हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस। समझ गए ना। चलिए आगे, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका ये है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बोन्स डिजीज इन द अर्ली पीपल्स, यानी कि बुजुर्ग में सबसे आम हड्डी रोग कौन सा होता है। यानी कि बुजुर्ग जो पेशेंट होता है, यानी कि बुजुर्ग ओल्ड, आप लोग गांव में देखते हो कि बूढ़ा व्यक्ति होता है, या ह्यूमन सॉरी या मेल्स हो या फीमेल्स हो, बूढ़े व्यक्ति हो, यानी कि बूढ़े व्यक्ति में सबसे जो हड्डी, यानी कि जो बुजुर्ग में आम हड्डी रोग पकड़ लेता है, कौन सा होता है रोग, बताओ कि। यानी कि बूढ़े व्यक्ति में सबसे आम ऐसा कौन सा रोग है जो कि जल्दी पकड़ लेता है ओल्ड एज में, यानी कि ओल्ड एज में हड्डी में ऐसा कौन सा रोग होता है, वो आप इसके लिए कॉमन है, यानी कि वो जल्दी पकड़ लेता है। बताओ, यानी कि बूढ़े में कौन सा रोग जल्दी पकड़ लेगा, तो ऑस्टियोप्रोसिस होता है, या स्कॉलिसिस होता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, या आपका ग्वाइटस होता है। बताओ, गठिया तो होता ही है, प्लस ऑस्टियोप्रोसिस गठिया मत। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो बुजुर्ग में सबसे आम हड्डी रोग कौन सा होता है। यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो एक बुजुर्ग में जो मैं बोल सकता हूँ तो ऑस्टियोप्रोसिस हो, ये भी हो सकता है, और एक गठिया का समाज समझते हो ना, गठिया जिसको आप लोग देखते हो कि जो बूढ़े व्यक्ति को बैठने में दिक्कत होता है, उठने में दिक्कत होता है, यानी कि बोलता है कि भाई बहुत दर्द करे टांग, या मैं बैठने आया हूँ, मतलब देखते हो ना, कोई बूढ़े व्यक्ति जब बैठते होंगे कहीं नीचे तो देखो बहुत आराम से बैठेगा, क्योंकि उसको जॉइंट में पेन हो रहा है, किस चीज़, तो गठिया के कारण हो रहा है, क्योंकि बूढ़े में वो कंपलसरी होता है, गठिया पकड़ लेता है। तो यहाँ से मैं गॉट यानी कि गठिया भी बोल सकता हूँ, ऑस्टियोप्रोसिस भी बोल सकता हूँ, लेकिन मोस्ट हो जाएगा आपका ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं चाहूँगा तो आपका ए एंड सी दोनों हो सकता है। तो यहाँ से मान लें कि आपका ए एंड सी मैं दोनों में बोल सकता हूँ, डी, ए एंड डी, यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस एंड गठिया दोनों में बोल सकता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा गूगल पे सर्च मार के, कि जो ह्यूमंस में जो ओल्ड एज में सबसे कॉमन बोन डिजीज कौन सा होता है, तो गठिया ही होएगा, लेकिन मस्ट दोनों हो सकता है मेरे ख्याल से, यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस भी होता है प्लस गठिया भी होता है, लेकिन मोस्ट तो गठिया ही होगा, क्योंकि जो ये अब ज़्यादा देखने को मिलता है, ज्वाइंट पेन होता है, इसी को बोलते हैं गठिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे होगा तो दोनों, बट मैं दोनों में कन्फ्यूजन हूँ कि ऑस्टियोप्रोसिस ये भी हो सकता है, गठिया, लेकिन आप लोग एक बार ऑप्शन में नहीं देख रहे ना, ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है क्या, देखिए एक क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं ना यार, मैं एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते, इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग मैं होमवर्क के तौर पे दिया हूँ इसका, तो आप लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ बोन इज द फीमर्स, बताए, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ बोन इज द फीमर्स। फीमर जांग की हड्डी किस प्रकार की हड्डी है, यानी कि जो आपका जो जांग की हड्डी है, जैसे आप लोग टांग की हड्डी, जांग समझते हो ना, टांग तो आप लोग समझते हो कि जो पैर चलते हो, कि ये भी नहीं समझते हो, इतना तो छोटा नहीं हो कि पैर नहीं समझते हो, जो जांग की हड्डी है उस हड्डी किस प्रकार की हड्डी होती है, क्या स्टॉर्ट बोन की छोटा होता है, छोटी हड्डी है आपका टांग की हड्डी, या लॉन्ग बोन की सबसे लंबी हड्डी टांग का बोन होता है, या फ्लॉट बोन चपटी हड्डी है, या आइडिकुलर बोन की अनियमित हड्डी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस के जो लार्जेस्ट बोन की ये बात करो तो फीमर होता है, जो कि जांग की हड्डी होते हैं, और सबसे छोटा जो बोन्स के लिए मैं बात करूँ तो आपका स्टेपिड होता है, जो कि आपके कान की हड्डी, यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ह्यूमंस बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन, दिस इज कॉल्ड एड, कौन सा हो जाएगा, तो फीमस। ह्यूमंस बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन, तो स्टेपी, जो कि कान का हड्डी होता है, वो सबसे छोटा हड्डी होता है, समझ गए ना। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो फीमर जो कि टांग की हड्डी है, सबसे छोटा हड्डी कौन सा हो जाएगा, तो आपका कान की हड्डी, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिज बोलते हैं, क्या बोलता है, तो स्टेपिज बोलते हैं। जिसमें बोल रहा है आपका लॉन्गेस्ट हड्डी, तो सॉरी इसमें बोल रहा है कि जांग की हड्डी यानी कि फीमर, तो फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, तो इसमें मैं ऑप्शन क्या लगाऊंगा, तो ऑप्शन में लगाऊंगा यानी कि बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, लॉन्ग बोन होता है कौन सा, तो फीमर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है,
ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन्स बॉडी, बताइए कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन्स बॉडी, यानी कि वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डी होती हैं, यानी कि हम लोग वयस्क हैं तो हम लोग में कितने हड्डी प्रेजेंट हो, यानी कि 206, 208 या 270 या 180। तो बच्चों मैं आप लोग एक बात बताता हूँ कि यदि जो बच्चे होते हैं तो बच्चे की अवस्था में से कि मान लो जो बच्चे जन्म लेते हैं, चाइल्ड बच्चे होते हैं कि 4 से 5 साल के बच्चे, उसको में हड्डी के बाद तो 208 हड्डी होता है। कुछ 8 से 10 साल की उम्र में इसको 207 हड्डी हो जाएगा। यदि इसके एडल्ट में आएगा, एडल्ट यानी कि वयस्क में आएगा, तो वयस्क में जो इसका जो हड्डी यानी कि बोन का जो संख्या हो जाएगा उसका 206 हो जाएगा। इससे पूछना है कि वयस्क में पूछा है ना, वयस्क में जो आपका जो मानव में जो हड्डी की संख्या होती है कितना होता है, तो 206 होती है। कितना होता है, तो 206 होता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी आपका राइट आंसर, यानी कि 206 हड्डी प्रेजेंट होता है वयस्क मनुष्य में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, आज आप लोगों को कंप्लीट करना है, कहीं भागना नहीं है क्लास से। जो भागे, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया, ही कहानी कभी सही बता रहा है। यानी कि यदि आप लोग कछुए के चाल से चलोगे तभी तो आगे सफलता मिलेगी। यदि आप लोग चाहोगे कि मैं खरगोश के चाल चलूँ तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि खरगोश एक चैप्टर पढ़ लेगा। मान लो कि आप एक चैप्टर पढ़ लिया आज, मान लो एक चैप्टर में पढ़ ली, जो सबसे वेटेड चैप्टर कौन सा है, जैसे मान लो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ। तो इस चैप्टर से हर साल ऐसे 10 क्वेश्चन पूछता है। तो क्या आपको नर्सिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ पढ़ने से आप पास हो जाओगे, यानी कि एक बार छलांग मारे 10 क्वेश्चन के बारे में, तो छलांग मार 10 क्वेश्चन को मतलब आप ऑब्टेन कर लिए और चाहोगे कि यानी कि ये 10 क्वेश्चन मैं कर लिया तो मुझे आगे का चैप्टर करना ही नहीं है, खरगोश के चालू हुआ ना। यानी कि आप लोग एक जंप मारा 10 क्वेश्चंस का, फिर आप लोग फिर रिटर्न आए, यानी कि आप यहाँ पे रुक गए कि मुझे आप इससे ज़्यादा कल करूँगा। लेकिन आप लोग कच्छुओं की तरह रोज एक क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस लगाओ या 20 क्वेश्चंस लगाओ, डेली लगाओ, तो आप लोग एक महीने में कितना, यदि आप लोग डेली 30 क्वेश्चंस लगाओ तो एक महीने में कितना क्वेश्चन बताओ आप ही लोग, कितना हो जाएगा एक महीने में कितना क्वेश्चन हो जाएगा, बताओ कमेंट बताओ कितना क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी मल्टी आप लोगों को होता है कि नहीं, मैथ आता थोड़ा बहुत कि नहीं आता है बताओ। हाँ करना है आप लोगों को। देखो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, यानी कि हड्डी की मज्जा, बोन मैरो इसको बोलते हैं कि हड्डी के अंदर में क्या होता है, बोन मैरो, यानी कि हड्डी के जो अंदर में होता है बोन मैरो का काज क्या होता है, यानी कि हड्डी के जो अंदर में बोन मैरो रेड कलर का आप लोग देखते होंगे, यानी देखते हो कि आप लोग चिकन खाते हो ना, चिकन, तो चिकन खाते होंगे तो जैसे चबाते हैं इसको जो लेग पीस को, तो इसके अंदर में रेड कलर का आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या है, तो रेड कलर का जो होता है उसी को हम लोग तो बोलते हैं क्या, बोन्स मैरो। क्या बोलते हैं, बोन्स मैरो, यानी कि हड्डी की मज्जा। बोन्स मैरो का काज क्या होता है, क्या ये प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस बॉडी सेल्स, यानी कि जो रक्त कोशिका का उत्पादन करता है, या स्टोर कैल्शियम या कि कैल्शियम को संग्रहित करने का उसका काम होता है, या आपका ए डाइजेशन की पाचन में वो सहायता करता है, या आपका रेगुलेट टेम्परेचर्स या क्या तापमान में नियंत्रित करता है बोन मैरो। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो बोन मैरो होता है वो आपका यानी कि क्या बनाता है, तो आपका ब्लड सेल्स का वो क्या बोलता है, जो प्रोडक्शन करता है, यानी कि जो आप लोग ब्लड जो बनता है ना बॉडी में, वो ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, यानी कि ब्लड का जो प्रोडक्शन यानी कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है आपका वो बोन मैरो में ही होता है। यानी कि ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है आपका कहाँ पर होता है, तो हड्डी के बोन मैरो में ही होता है। इसलिए जब इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूस बोन सेल्स, यानी कि रक्त कोशिका का उत्पादन किस में होता है, तो आपका बोन मैरो में होता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड, यानी कि हड्डी की बाहरी परत को क्या कहते हैं, यानी कि जो हड्डी होता है, जो बोन्स होता है उसकी बाहर जो लेयर होता है, परत होता है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पेरिस्टोनियम कहते हैं, या एंडोस्टियम कहते हैं, या कार्टिलेज कहते हैं, या आपका मैरो कहते हैं। तो बच्चों जो हड्डी का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग पेरिस्टोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पेरिसओस्टियम कहते हैं, समझ गए ना। इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल आपका राइट आंसर पेरिओस्टियम कहते हैं, जो कि बोन्स का सबसे बाहर पार्ट को कहते हैं, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पे मैं फास्ट आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत क्वेश्चन है, समझ गए ना, तो फास्ट कराऊंगा तभी आज एक ही क्लास में ख़त्म हो पाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा स्लो कराऊंगा तो आप लोगों को ये 2 क्लास ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज को आप लोग को लोकोमोशंस एंड मूवमेंट के बारे में आज एक ही क्लास में मैं इसको कवर कर लूँ, ठीक है ना। इसके बाद बचेगा 4-5 चैप्टर बचेगा, ये आपको 4-5 दिन में कवर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द बोन्स, यानी कि हड्डी में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, बताइए। यानी कि हड्डी में सब कठोर कौन सा पदार्थ है, यानी कि हड्डी जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट के कारण, तो इसी कारण तो बोन क्या होता है, यानी कि बोन जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के ही कारण होता है। इसमें बोल रहा है कि हड्डी में
पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ तो कैल्शियम फॉस्फेट ही होगा ना, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन आप लोग किया है। यानी कि आपका जो हड्डी होता है वो कठोर किसके कारण होता है, तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है, आपका बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन्स बॉडी, यानी कि मानव शरीर में हड्डी का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि हम मानव शरीर में बोन्स का सबसे प्राथमिक काम क्या है, क्या ब्लड को सर्कुलेशन का वर्क करता है, या सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन करता है, या डाइजेशन यानी कि पाचन का काम करता है, या हार्मोन्स का वो उत्पादन का काम करते हैं। तो बच्चों जो हमारे बॉडी में जो बोन का जो काम होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन की मैं बात करता हूँ, तो बोन का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो हम लोग का सपोर्ट करता है बॉडी को, प्लस में प्रोटेक्शन मतलब बचाने का वर्क करते हैं, कि स्वच्छ सहारा और सुरक्षा का जो काम होता है किसका, तो प्राइमरी फंक्शन बोन्स का होता है। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर, सपोर्ट एंड फंक्शन, यानी कि बोन्स का जो प्राइमरी रोल है ह्यूमन्स बॉडी में सहारा और सुरक्षा करना। समझ गए, सभी को क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ भाग रहा है ये, अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन देखिए क्या है, दिस क्वेश्चन विल बी ये जो क्वेश्चन है क्लियर है कि विच ऑफ द एनिमल्स हैज बोथ एन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें अंदर में भी बोन्स प्रेजेंट है, उसके बाहर में भी बोन्स प्रेजेंट, यानी कि एक्सोस्केलेटन और एंडो दोनों इसमें प्रेजेंट है। यानी कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव का समूह है जिसमें अंदर में भी कंकाल प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर में भी आपका क्या है, तो कंकाल प्रेजेंट है, एस जी की एंडोस्केलेटन प्लस एक्सोस्केलेटन बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बाहर में भी हड्डी है प्लस इसके अंदर में भी हड्डी है, क्या मोलस्का का होता है, क्या आर्थ्रोपोडा का होता है, क्या कैरोडर्मेटा का होता है, या आपका एनेलिडा के होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ऐसा एक कैरोडर्मेटा जीव होता है, यानी कि कैरोडर्मेटा जीव का समूह होता है जिसमें इसको एंडोस्केलेटन भी होता है और इसका एक्सोस्केलेटन, यानी कि अंदर में भी हड्डी प्रेजेंट होता है बोन्स, प्लस में इसको बाहर में भी आपका बोन प्रेजेंट होता है। तो किस समूह में, तो इकैनोडर्मेटा के समूह में आपको ये प्रेजेंट होता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी आपका राइट आंसर, यानी कि एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन बोथ प्रेजेंट आर इकैनोडर्मेटा ग्रुप, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये है कि द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्टा इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्टा इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, यानी कि कह रहा है कि कीट का बाह्य कंकाल मुख्य रूप से किससे बना होता है, यानी कि इंसेक्टा होता है, कीट जो होता है, कीट समझते हो ना, इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब होता है कीट, यानी कि कीटो होता है, कीट का जो बाहरी का जो बॉडी इसका जो पार्ट बना होता है किस समूह का बना होता है, क्या किसका मतलब बताओ, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या सिलिका का बना होता है, या काइटिन्स का बना होता है, या कैरोटीन्स का बना होता है। तो बच्चों जो इंसेक्टा होता है, इंसेक्टा का जो आउटर जो लेयर होता है यानी कि एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि बाहर की जो इसके पार्ट होता है वो इसका कैटिन्स का बना होता है, यानी कि इंसेक्टा का जो बाहरी का जो पार्ट बना होता है आपका वो कैटिन्स का बना होता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला ये क्वेश्चन क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमंस इज कंसीडर अ रिमेन्स ऑफ एन एक्सोस्केलेटन, यानी कि मानव शरीर में कौन सा भाग बाह्य कंकाल का अवशोषण से माना जाता है, यानी कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है, समझ गए ना, यानी कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें इसको एक्सोस्केलेटन के मतलब उसको हम मानते हैं, बताएं, यानी कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन के भाग में उसको मानते हैं, समझ गए ना, यानी कि नाखून को मानते हैं, या खोपड़ी को मानते हैं, या रिब केज को मानते हैं, यानी कि रिब केज को मानते हैं, या आपका स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी को मानते हैं। बताओ यानी कि ह्यूमंस में मानव शरीर में कौन सा भाग है जिसको बाह्य कंकाल का अवशोषण माना जाता है। तो बच्चों जो नेल्स आप लोग देखते हो, ये नेल्स है, नाखून है, इसी नेल्स को हम लोग बाहरी यानी कि एक्सोस्केलेटन मानते हैं, जो कि ह्यूमंस शरीर में यानी कि ह्यूमंस बॉडी में एक्सोस्केलेटन किसको मानते हैं, तो नेल्स को मानते हैं, यानी कि नाखून को मानते हैं। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर, यानी कि नेल्स को हम लोग ह्यूमंस बॉडी में एक्सोस्केलेटन्स का क्या मानते हैं, तो भाग मानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका, अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है
राइट 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 राइट। ये है क्या, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस इन एक्जोस्केलेटन्स, यानी कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस एंड एक्जोस्केलेटन्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस जीव के पास बाह्य कंकाल होते हैं। बताओ किस जीव के पास बाह्य कंकाल, यानी कि किस जीव के पास किसके एक्जोस्केलेटन यानी कि बाहरी में हड्डी प्रेजेंट होता है। बताओ किस जीव के पास बाहरी बोन होता है। क्या फिश में आपका बाहर में देखने को मिलता है कांटा, या अर्थवर्म केचुआ आपको देखने को मिलता है, या स्पाइडर यानी कि मकड़ी में देखने को मिलता है, या आपका फ्रॉग यानी कि मेढक में आपका बाह्य कंकाल आपको देखने को मिलता है। तो आपको पता हो कि स्पाइडर यानी कि मकड़ी में आप लोग देखिए इसकी जो टांगे होते हैं बाह्य कंकाल यानी कि इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका जो टांग होता है, टांगे से मकड़ी का ये टांग होता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि स्पाइडर में आपका क्या होता है तो एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस जीव में दिया है तो आपका स्पाइडर में आपका एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन वर्टिब्रेट द एक्जोस्केलेटन इज प्राइमरी कंपोज ऑफ विच सब्सटेंस, यानी कि कोशिकाओं में अंत कंकाल मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है, यानी कि कोशिकाओं में जो एंडोस्केलेटन्स होता है वो किस पदार्थ से बना होता है। जैसे इंसेक्ट एक जो है ना कि एंडो यानी कि एंडो, हाँ हम लोग में जो आपका जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना, वही बोल रहा है कि जो हम लोग की बॉडी में जो अंदर यानी कि एंडोस्केलेटन बोन्स प्रेजेंट होता है यो किस पदार्थ से बना होता है। तो मैं आप लोग को कितने बार बता चुका हूँ किसका बना होता है, क्या कैटिन्स का बना होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, या बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है, या कैरोटीन्स का बना होता है। तो बच्चों में आपको ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है इस क्लास में, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो एंडोस्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है किसके कारण, ये क्वेश्चन ये बना था, या एंडोस्केलेटन स्ट्रॉन्ग किस चीज़ कि प्रेजेंट होता है तब वो होता है, या इसमें कह रहा है कि अंत कंकाल मुख्य रूप से किससे बना होता है तो एंडोस्केलेटन जो आपका होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है। कैल्शियम वही चाहे आपके जो बोन्स का स्ट्रॉन्ग होने के लिए कैल्शियम की गोली खाते हैं ना आप लोग, बताए कैल्शियम की गोली आप लोगों को डॉक्टर देता होगा कि जिसका भी बोन कमजोर है या शरीर में कमजोरी है तो उसको कैल्शियम की गोली लेता है ताकि इसका बोन स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि वो कहीं से गिरता हो उसका हाथ पैर टूटे ना। ठीक है ना, तो आपका जो अंत कंकाल की मुख्य रूप से आपका कैल्शियम और कार्बोनेट्स का बना होता है, इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है तो एंडोस्केलेटन सिस्टम आपका कैल्शियम कार्बोनेट्स के फॉर्मेशन से ही वो बना होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला जो है अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये जो है ये क्वेश्चन है कि which of the following organisms has an endoskeletons, which of the following organism and has an endoskeletons, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव के पास अंत कंकाल होता है। बताओ किस जीव के पास, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या कार्बन यानी कि सॉरी क्रब केकड़ा के पास होता है। नहीं, आप लोग केकड़ा को देखते होंगे कि केकड़ा आप लोग कितने आदमी केकड़ा खाते हैं बताओ। केकड़ा को देखते होंगे कि केकड़ा के ऊपर से आप लोग छूते होंगे तो इसका जो ऊपर का जो भाग होता है वो आपका एंडो नहीं होता है, वो एक्जो होता है जो कि वो कैटिन्स का बना होता है। किसका बना होता है तो एक्जो होता है जो कि वो कैटिन्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग ऐसे केकड़ा को दाब के बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, वो आपका कैटिन्स का बनता है। यदि मैं घोंघा का बात करूँ तो आप लोग घोंघा के देखते होंगे जो इसका जो बाहरी का जो पार्ट है वो एक्जो होता है। क्या होता है एक्जो होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, वो भी आपका कैटिन्स का ही बना होता है। ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस में आपका एंडोपर्जिट होता है, तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमंस में होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। यदि कॉकरोच के बाद तिलचट्टा का भी जो बाहर का पार्ट कैटिन्स का ही बना होता है, यानी कि इसका भी काफ़ी तिलचट्टा का जो बाहर का पार्ट आप लोग ऐसे पकड़ोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, यानी इसे बोला एंडो, तो एंडो ऑब्वियसली ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ह्यूमंस में आपका एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ह्यूमस एक ऐसा जीव है जिसमें अंत कंकाल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है, ये है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बोन्स, यानी कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बोन्स, यानी कि हड्डी में कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है बताओ। यानी कि जो आपको वो हड्डी में कैल्शियम यानी कि हड्डी जो आपका होता है
हम लोग का जो हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है या फॉस्फोरस में बताते हो मेरा हड्डी स्ट्रांग होता है, वही से पूछ रहा है कि जो हड्डी होता है, हड्डी में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन यानी कि वो अवशोषण करता है, वो किस विटामिन के आवश्यकता से होता है या किस विटामिन से ही कैल्शियम आपको मिलता है? बताओ क्या किससे मिलता है? क्या विटामिन ए से मिलता है या विटामिन बी हो जाएगा या विटामिन सी हो जाएगा या विटामिन सबका डी हो जाएगा? बताओ कौन सा हो जाएगा? यानी कि जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है किस विटामिन से होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गरीबों को विटामिन लोग किसको बोलते हैं? तो गरीबों को विटामिन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो विटामिन डी को जानते हैं, जो कि आपका सनलाइट से आपको आता है। किससे आता है? तो सनलाइट से आपको जो सन से जो रोशनी आता है उसमें विटामिन डी होता है, वही जो आपके बॉडी में पाता है। तो आपका इससे कैल्शियम देखिए आपके बोन्स को मिलता है, जिससे आपका बोन्स स्ट्रांग होता है। तो इस किसको बोलते हैं? तो गरीबों के विटामिन के नाम से हम लोग विटामिन डी को जानते हैं। और जो इसमें बोल रहा है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ही चाहिए, ठीक है ना, विटामिन डी ही चाहिए कैल्शियम को अवशोषण के लिए, विटामिन डी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा नीचा कर लेता हूँ 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन क्या आपको देखो, ये क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन द नी समझ दो ना, केहूनी बोलते हैं। नी मतलब होता है घुटने, सॉरी घुटना होता है नी मतलब, यानी कि घुटने में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? घुटने समझ दो ना, घुटने नीचे का जो है घुटने में किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो घुटने की जो घूमने का वर्क कर रहा है, तो हिंग्स तो केहूनी में होता है। हिंग जॉइंट, बॉल एंड स्क्वाटर जॉइंट्स प्रोवाइड यानी कि पिवट जॉइंट्स, सैडल जो है सैडल अंगूठा हो गया, सैडल तो आपका अंगूठा और ये हिंग्स केहूनी हो जाएगा, प्रोवाइड ये तो होता है। बॉल एंड स्क्वाटर जॉइंट जो आपका होता है वो किस में होता है? तो आपका ठेहुना में होता है, यानी कि घुटने दिया है। घुटने में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो घुटने में जो आपका होता है वो बॉल एंड सॉकेट नामक ज्वाइंट पाया जाता है, जिसके कारण आप लोग मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, फिरते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार का हो जाएगा? यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ज्वाइंट डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स द इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, यानी कि कौन सा जोड़ा विकार साइनोवियल झिल्ली के सूजन से संबंधित होता है? बताओ, यानी कि किस प्रकार का जोड़ है जो कि साइनोवियल झिल्ली के सूजन से संबंधित है? क्या ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित है, या रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस संबंधित है, गठिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या गॉड्स यानी कि संबंधित है, या आपका रिकेटस संबंधित है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका रूमेटॉइड्स गठिया से वो संबंधित होता है, जिसको उससे मेम्ब्रेन होता है उससे वो संबंधित होता है। इसलिए जब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस यानी कि गठिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है कि विच टाइप्स ऑफ एक मिनट ये है कि विच टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अलाउ द मोस्ट मूवमेंट, यानी कि कौन सा जोड़ सबसे अधिक गतिशील को अनुमति देता है, यानी कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है जो कि आपका जो ज्वाइंट को गतिशील में काफ़ी अनुमति देता है, कि मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है? फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेजनस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट्स या पॉइवेट ज्वाइंट्स? तो कौन सा ज्वाइंट सबसे अधिक गति की अनुमति देता है? कौन सा ज्वाइंट है जो कि सबसे ज़्यादा गतिशील देता है? तो फाइब्रस ज्वाइंट देता है, या कार्टिलेजनस ज्वाइंट देता है, या आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स या प्रोवेंट ज्वाइंट? सब गति को अनुमति देते हैं। तो गति अनुमति क्या है, कौन सा ज्वाइंट देता है गति को? फाइब्रस ज्वाइंट्स होगा, जैसे दरस में हो जाएगा कार्टिलेजनस ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स, पॉइवेट ज्वाइंट्स, यानी कि सबसे अधिक गति के लिए से बोला ना, सबसे अधिक फाइब्रस ज्वाइंट होगा, नहीं साइनोवियल ज्वाइंट्स, तो लिखित पर साइनोवियल ज्वाइंट्स और पॉइवेट ज्वाइंट्स। हाँ, यानी कि सबसे अधिक गति के लिए बात करो तो आपका साइनोवियल ज्वाइंट होता है। क्या होता है? तो साइनोवियल ज्वाइंट होता है, सबसे अधिक गतिशील होता है। क्या होता है? तो साइनोवियल ज्वाइंट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन सा है, लेकिन हमें लगता है साइनोवियल ही होगा। क्या होगा? तो साइनोवियल ही होगा। हाँ साइनोवियल होगा, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट्स इन द ब्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंकाल प्रणाली का कौन सा भाग, यानी कि कंकाल प्रणाली का कौन सा भाग जो आपके मस्तिष्क को रक्षा करता है, बताओ। यानी कि ऐसा कौन सा स्केलेटन एक्सोस्केलेटन है जो कि आपको ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है, बताओ। क्या वर्टिब्रल कॉलम्स हो जाएगा, या स्कूपल खोपड़ी हो जाएगा, या स्टर्नम हो जाएगा, या कैल्विकल्स हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यानी कि आपके जो ब्रेन्स को जो प्रोटेक्शन करता है वो आपका खोपड़ी करता है, यानी कि स्कूपल ना होता है। स्कूपल यानी कि ये खोपड़ी है ना, वही तो आपको अंदर ब्रेन को प्रोटेक्शन कर रहा है। यानी कि आपको कोई इस पे मारेगा तो अंदर आपको ब्रेन तो बचा रहेगा ना, यानी इसे खोपड़ी ही करता है। यानी कि स्कूल यानी कि आपका खोपड़ी जो होता है वो आपका ब्रेन को प्रोटेक्शन करने का वर्क करता है। कौन हो जाएगा? तो खोपड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर ये इसका मतलब हुआ कि आपको 32 क्वेश्चन आ गए, यानी कि एक पीडीएफ में 2 क्वेश्चन हैं। तीसरा कितना कोई आप लोग अभी तक आप लोग 32 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि विच प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन्स। विच प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन्स ओवर मायोसिन्स। अच्छा, यानी कि किसी को कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन्स एक्टिन को मायोसिन्स पर खींचने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोटीन्स होता है जो एक्टिन को मायोसिन्स पर वो खींचने का काम करता है। कौन सा होता है? तो ट्रोपोनिन हो जाएगा, या ट्रिपोमायोसिन्स हो जाएगा, या ओनली मायोसिन्स, या ओनली एक्टिन्स हो जाएगा। बताओ कौन सा प्रोटीन जो होता है वो एक्टिन को मायोसिन्स पर खींचने का काम करता है। तो एक्टिन पर मायोसिन खींचने का मायोसिन्स ही करता है। कौन करता है? तो एक्टिन पर जो मायोसिन्स नामक प्रोटीन होता है वो आपका मायोसिन्स को खींचने का वर्क करता है। इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन एटीपी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि मांसपेशियों संकुचन के दौरान कौन सा एंजाइम एटीपी को तोड़ता है, बताओ। यानी कि जब आपका मसल जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, यानी कि जो संकुचन होता है, तो उसके दौरान जो आपका जो एंजाइम बनता है वो एटीपी को, कौन सा एंजाइम होता है वो एटीपी को तोड़ने का। एटीपी मतलब होता है ऊर्जा। वो एटीपी से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा ही मिलता है ना। तो वही से बोला कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय एटीपी को वो ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है। कौन करता है? मायोसिन्स करता है, या एटीपीएज करता है, या फॉस्फेट करता है, या ट्रोपोनिन करता है। तो बच्चों एटीपी को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो एटीपीएज नामक एक एंजाइम रिलीज होता है, वही एटीपी को वो ब्रेक डाउन करने का वो वर्क करता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है, यानी कि बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। एटीपी को जो एपीएच नामक एक एंजाइम रिलीज होता है वही आपका एटीपी को तोड़ के वो प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है ना। और एक बात यह है कि 38 एटीपी से 1 प्रोटीन्स बनता है, और 1 प्रोटीन से मिलकर 4/2 पे ऊर्जा हमारे बॉडी को मिलता है। ठीक है ना। ये क्लियर होगा। यदि मैं ऊर्जा के आपके बॉडी में बात करूँ तो शुरू से नहीं करूँ तो ऊर्जा का जो आपका काम करे कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका? कौन सा शोषण होता है? रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन होता है और उसमें 38 ग्लूकोज या 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी से आपका 1 ग्लूकोज बनता है, और 1 ग्लूकोज से आपका 4/2 एनर्जी, सॉरी इसमें आपका 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज, और 1 ग्लूकोज से 4/2 एनर्जी आपके बॉडी को मिलता है। ठीक है ना। यही होगा कॉन्सेप्ट ना। हाँ वही होगा। देखिए अगला पे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये है कि द फंक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस इज, यानी कि मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि द फंक्शन ऑफ यूनिट मसल कॉन्ट्रैक्शंस इज, यानी कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसको जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि मांसपेशियों की संकुचन की क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? मायोफ्री कहते हैं, या सार्कोमा कहते हैं, या सार्कोमर्स कहते हैं, या आपका एक्टिन्स फिलामेंट्स कहते हैं। तो बच्चों जो आपका जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका जो कार्यात्मक इकाई होता है इसको हम लोग सार्कोमर कहते हैं। क्या होता है? इसको सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहता है? सार्कोलेमा कहते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर। यानी कि मांसपेशियों की जो सब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी जो कार्यात्मक इकाई होता है उसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है विच मसल इज द टाइप्स इज स्ट्रेट्स एंड इनवॉलेंट्री। यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सी मांसपेशियां असरनीय, यानी कि असरनीय, यानी कि स्ट्रेट ऑफ अनएक्सिस होती है, यानी कि इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री, जिसको पता होगा उसी को इसका आंसर दे पाओगे। यानी कि इनवॉलेंट्री मसल जो होता है, यानी कि
विच मसल्स टैप्स इज स्ट्रेट्स इन इनवॉल्यूंटरी, यानी कि इसमें से पूछ, इसमें कह रहा है कि इसमें से आपको तीन मसल का नाम दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा मसल जो कि इनवॉलेंट्री है। बताओ, स्केलेटल मसल इनवॉलेंट्री है, या स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है, या कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री है, या नन ऑफ इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनवॉलेंट्री वो होता है जो कि जो हमारे अनुसार, जो कि मेरे इच्छा के अनुसार जो काम करता है, सॉरी, वॉलेंट्री वो होता है जो मेरे इच्छा अनुसार जो काम करता है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। जैसे कि हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कान हिलाना, गर्दन, ये सब क्या है? ये आपका इनवॉलेंट्री का मसल है। यदि मैं इनवॉलेंट्री की बात करूँ तो इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो मेरे इच्छा अनुसार काम नहीं करेगी, मेरे इच्छा अनुसार जिस दिन काम करेगा उस दिन समझो ऊपर पहुंच गए। यानी कि इसमें हो गया, यानी कि जब हार्ट बीट, क्या हार्ट मेरे कहने से बंद होगा या धड़केगा, बंद हो नहीं कहने होगा, ये ऑटोमेटिक आपका ये, जब जिस दिन आपका हार्ट बंद हो गया इस दिन तुम्हारा जिंदगी बंद हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या हमारे कहने से जो आपका भोजन पाचन रुक सकता है? नहीं रुक सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन, क्या हमारे कहने से लीवर बैल जूस रिलीज करेगा या नहीं करेगा? वो अपने वो अनुसार वो वर्क करेगा। यानी कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कि मेरे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। और जो मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। तो कार्डिक मसल यानी कि हृदय के जो मांसपेशियां वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए जो आपका हो जाए इनवॉलेंट्री मसल, इसमें आपका कार्डियक मसल हो जाए, यानी कि आपका जो हार्ट जो बीट करता है वो कार्डिक मसल से होता है। यानी कि इसमें कार्डिक मसल आपका इनवॉलेंट्री मसल होता है। ठीक है ना। तो जिस दिन आपका कार्डिक मसल वॉलेंट्री के वर्क करेगा उस दिन समझो तुम पहुंच गए, ऊपर ही पहुंच गए। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक मिनट, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि साइनोवियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साइनोवियल फ्लूइड पर है ना, लिक्विड, हाँ, साइनोवियल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन से पूछा है। क्या? यानी कि बोन का फॉर्मेशन, की हड्डी का निर्माण करता है, या प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बोन्स, हड्डी को ऑक्सीजन प्रदान करता है, या लुब्रिकेंट्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों को चिकनीकरण करता है, या स्ट्रेट लाइंस ऑफ लिगामेंट्स, लिगामेंट को मजबूत करने का वर्क करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो आपका क्या कहता है, वो बोन को प्लेन यानी कि वो चिकना करने का काम करता है, जिसके कारण आपको गठिया पकड़ता है। क्या बोलता है? अर्थराइटिस किसके कारण होता है? तो आपका साइनोवियल, जैसे कि आपका साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे ज्वाइंट पे प्रेजेंट हो जाएगा तो आपका बोन चिकना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? लुब्रिकेंट्स, यानी कि लुब्रिकेंट्स कम हो जाएगा। तो लुब्रिकेंट्स जो कम हो जाएगा जिसके कारण आप लोगों को उठने बैठने चढ़ने में कोई दिक्कत, यानी कि इसके कारण आपका गठिया पकड़ता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? तो साइनोवियल फ्लूइड का जो मुख्य होता है आपका वो लुब्रिकेंट्स ऑफ ज्वाइंट, यानी कि जोड़ों को चिकनीकरण का वो वर्क करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच डिसऑर्डर कॉज ब्रिटल्स बोन्स ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशियंसी, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा विकार हड्डी को भंगुर बना देता है? यानी कि इसमें कह रहा है कैल्शियम की कमी से कौन सा ऐसा रोग होता है जो कि आपके हड्डी को कमजोर बनाता है? भांगुर मतलब होता है कमजोर बनाता है। बताओ, क्या आर्थराइटिस होता है, या ऑस्टियोप्रोसिस होता है, या रिकेटस होता है, या स्कर्वी होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो बोन्स में जो ऑस्टियोप्रोसिस नामक डिजीज पकड़ लेगा तो आपके हड्डी भांगुर बन जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे, कहीं से आप गिरोगे तो जल्दी ही टूट जाएंगे। समझ गए ना। तो आपका किससे आता है? तो ऑस्टियोप्रोसिस के कारण से ही होता है। इसलिए जो आपका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बी विद आपका राइट आंसर, यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस के कारण ही आपका जो होता है वो आपका हड्डी आपका भांगुर होता है, वीकनेस होता है, आपको बहुत बॉडी में कमजोरी होता है। ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 हो गया था, एक मिनट 18 19 नंबर क्या है? देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन इन स्कूल्स बोन्स, यानी कि खोपड़ी की हड्डी किस बीच, खोपड़ी की हड्डी के बीच कौन सा जोड़ पाया जाता है? यानी कि आप लोगों को जो खोपड़ी का जो हड्डी है उसके बीच में जो जोड़ होता है वो इस जोड़ में कौन सा जोड़ पाया जाता है? कौन सा जोड़ होता है? यानी कि खोपड़ी की हड्डी के बीच में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है, या कौन सा जोड़ आपका होता है? यानी कि आपको जो ब्रेन्स का जो ब्रेन दो भाग में, राइट ब्रेन राइट ब्रेन, उस दोनों ब्रेन के जो बीच में जो आपका क्या है, बीच में किस प्रेजेंट, खोपड़ी के बीच में एक जोड़ प्रेजेंट है, यानी कि ज्वाइंट प्रेजेंट है। वो इस ज्वाइंट का क्या नाम है? क्या साइनोवियल ज्वाइंट है, या फाइब्रस ज्वाइंट है, या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, या आपका बॉल एंड स्कॉटस ज्वाइंट है? बॉल सॉकेट ज्वाइंट तो आपका टांग में, खेवना में हो जाएगा, कमर में हो जाएगा। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स तो कतई नहीं वाला है। फाइब्रस ज्वाइंट्स, हाँ, आपके जो खोपड़ी में जो आपका ज्वाइंट है कौन सा है? तो आपका फाइब्रस ज्वाइंट्स, यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ पर जाता है? आपका खोपड़ी, यानी कि ब्रेन्स में जो बीच में जो ज्वाइंट होता है वो आपका फाइब्रस ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इसलिए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस,
व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या होते हैं, बताओ। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी, कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से, या एक्सेस प्रोटीन्स इंटेक्स, यानी कि आप जो अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करता है उससे हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। कभी नहीं होने वाला है। वायरल इन्फेक्शन से नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर से नहीं होगा, यानी कि आपके बॉडी में, यानी कि आपके जो बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाए या विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज पकड़ लेता है। कहाँ पे? तो बोन में पकड़ लेता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिफिशियंसी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है आपका लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस की कमी से आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज पकड़ लेता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये है कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एटीपी बाइंड्स और टू विच प्रोटीन्स, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एटीपी बाइंड्स टू विच प्रोटीन्स, यानी कि मांसपेशी संकुचन के दौरान एटीपी किस प्रोटीन से जुड़ता है। यानी कि मांसपेशियां जब आपका कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जब संकुचन करता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के पास कॉन्ट्रैक्शंस करता है, तो आपका जो प्रोटीन्स होता है, एटीपी होता है, वो किस प्रोटीन से जुड़ता है, बताओ। यानी कि आपका एटीपी किस प्रोटीन से जुड़ता है? मायोसिन से जुड़ता है, या एक्टिन से जुड़ता है, या ट्रोपोनिन से जुड़ता है, या ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है। यानी कि आपका मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय आपका एटीपी किस एंजाइम से जुड़ता है, यानी कि सॉरी मांसपेशी संकुचन एटीपी किस प्रोटीन से, एंजाइम में किस प्रोटीन से जुड़ता है? तो आपका जो मायोसिन नामक जो प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन से आपका जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस दौरान आपका एटीपी जुड़ता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अकॉर्ड वेन्स एंगल्स बिटवीन बोन्स एंड डिक्रीजेस, यानी कि विच टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्योर्स वेन द एंगल्स बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस, यानी कि जब दो हड्डी के बीच का कोण घटता है तो उसे हम क्या करें, यानी कि जब दो बोन्स के बीच में जब इसका जो एंगल कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबडक्शन बोलते हैं, कि एबडक्शन बोलते हैं, या फ्लेक्शन बोलते हैं, या एक्सटेंशंस बोलते हैं, या रोटेशंस बोलते हैं। तब दो बोन्स के बीच में जब आपका एंगल्स कम होता है तो उसको हम लोग फ्लेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फ्लेक्शंस बोलते हैं, यानी कि दो बोन्स के बीच में जब आपका एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम लोग फ्लेक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 ये है दिस बोन्स राइट नाउ, ये क्वेश्चन है विच आयन्स इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है, यानी कि आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन के लिए कौन सा एंजाइम सबसे इम्पोर्टेंट है? सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, या मैग्नीशियम है? तो बच्चों आपका जो मांसपेशी जो कॉन्ट्रैक्शंस करता है, या हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन करता है मांसपेशियाँ, उसके लिए आपका कैल्शियम नामक जो होता है, कैल्शियम नामक जो क्या बोलता है इसको, आयन जिम्मेदार होता है। यानी कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका कैल्शियम नामक एंजाइम आपका जिम्मेदार होता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस बाय द स्लाइडिंग ऑफ विच टू फिलामेंट्स, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस बाय स्लाइडिंग ऑफ विच फिलामेंट्स। वो इसमें कह रहे हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट्स सिद्धांत किसके खिसकने से मांसपेशियों के संकुचन को समझता है, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत क्या कहता है कि ये कहता है कि आपके बॉडी में किस मांसपेशियों के वो खिसकने यानी कि उसको संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन से आपका वो समझ में आते हैं, यानी कि एक्टिन है मायोसिन्स, मायोसिन्स है ट्रोपोनिन्स, एक्टिन्स है कैल्शियम, या मायोसिन्स है एटीपी। तो बच्चों एक्टिन मायोसिन जो होता है वो आपका मांसपेशियों में क्या होता है, वो खिसकता है, जिससे आपका ये स्लाइडेन का फिलामेंट थ्योरी यही कहता है, यानी कि एक्टिन मायोसिन्स को जो मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन लगा तो इसी खिसकेगा, तभी आपका मांसपेशियों में क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि आपका एक्टिन मायोसिन जब मांसपेशियों में खिसकेगा तो आपका मसल में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, संकुचन। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये जो है यह है कि विच टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इज फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप। शोल्डर समझ तो ना, कंधा, यानी कि कंधे और कूल्हे में कौन सा जोड़ पाया जाता है, बताओ। यानी कि जो ये कंधा है
ये कंधा है और ये जो कूल्हा है, इसमें किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? क्या हिंग ज्वाइंट होता है, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, या प्रोवाइड ज्वाइंट होता है, या आपका सैडल? तो बॉल सॉकेट ज्वाइंट को ले, बॉल सॉकेट होगा क्या? इसको चाहो तो नचना पूरा। हाँ हाँ, ये आपका यू क्या है, आपके पूरा नचना, यानी कि इसमें क्या है आपका बॉल सॉकेट, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लूइड द रिड्यूज फ्रिक्शंस इज इन ज्वाइंट, यानी कि जोड़ों में घर्षण को कम करने वाले द्रव को क्या कहते हैं? यानी कि आपके ज्वाइंट में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, उस लिक्विड का नाम आपको बताना है। यानी कि आपके जो ज्वाइंट है ना प्रेजेंट बॉडी में, यानी कि जो बोन्स के बीच में ज्वाइंट प्रेजेंट है, उस ज्वाइंट में जो फ्रिक्शंस को डिक्रीज करता है, उस लिक्विड का नाम क्या है? प्लाज्मा है, या साइनोवियल फ्लूइड है, या लिम्फ है, या सेरिब्रोम। यानी कि बच्चों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि साइनोवियल फ्लूइड होता है आपका, वो अब क्या करता है? तो ज्वाइंट के बीच वो रिड्यूस करता है, किसका? तो फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने का वो वर्क करता है। इसका इस क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी पीछे करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा? अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, दिस क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? यानी कि इसमें कह रहा है कि आपका इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि स्केलेटन सिस्टम का कार्य क्या नहीं है। क्या सपोर्ट नहीं करता स्केलेटन सिस्टम? तो भाई सपोर्ट जब तक आपका स्केलेटन सिस्टम नहीं करेगा बॉडी को, तो आप लोग कैसे खड़ा हो पाएंगे, बैठ पाएंगे? बिना भोज का तो बन ही नहीं पाओगे। क्या ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करता है? तो भाई हाँ 100% करता है आपका ब्लड सेल। क्या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है स्केलेटन सिस्टम? बताइए। क्या प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन? हाँ ऑर्गन को तो ऑटोमेटिक, यानी अंदर बॉडी का जो ऑर्गन जो प्रेजेंट है, क्या क्या है? लीवर है, किडनी है, ये सब क्या ऑर्गन ही है ना, उसको प्रोटेक्शन करने का वर्क करता है, 100% करता है। यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्केलेटन आपका वो सिस्टम जो होता है उसमें वर्क नहीं करता, यानी कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, तो इसमें स्केलेटन का क्या रोल है? कोई रोल नहीं। यानी कि हमारा नाक है, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रंक है, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स बोला, इसमें जाता है ना, इसमें बोला है कि जो स्केलेटन सिस्टम का जो रोल आपका किस में नहीं है? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका स्केलेटन सिस्टम का रोल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल बी, यह है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज नॉट एक्सप्लेन्स ऑफ लोकोमोशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गमन, यानी कि गमन का मतलब समझते हो, लोकोमोशन मतलब चलना फिरना ढूंढना, यानी कि लोकोमोशन समझते हो ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकोमोशंस का उदाहरण है? क्या वाल की, क्या आप लोग चलते हैं तो क्या चलने का लोकोमोशन, चलते हैं तो उसका लोकोमोशन थी हुआ। क्या आप लोग सांस लेते हैं तो उसको हम लोग लोकोमोशन से बोल सकते हैं। क्या आप लोग स्विमिंग करते हैं तो आप लोग हाथ पैर हिलाते हैं स्विमिंग में। क्या आप लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते वक्त भी आपका हाथ पैर हिलता है। लेकिन ब्रीथिंग के समय क्या होता है? आपका सिर्फ कुछ नहीं हिलता है, यानी किसी प्रकार ऑक्सीजन नोजल कैविटी, नॉरेस्ट नॉजल और लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रायंगल इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ब्रीथिंग जो आपका वो लोकोमोशन नहीं है। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हम लोग सांस जो लेते हैं, ये लोकोमोशंस का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर, यानी कि लोकोमोशन के एग्जाम्पल आपका ब्रीथिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब एक ही क्वेश्चन एक और बच गया है। ये क्वेश्चन है कि विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि क्या है कि सांस लेने के दौरान फेफड़ों की गति के लिए कौन सी मांसपेशियां जिम्मेदार होते हैं? बताओ। यानी कि सांस जो आप लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेना, सांस लिया तो आपका जो क्या बोले सिंपल है कि सांस लेने के दौरान फेफड़ों की जो गति होता है, फेफड़ों की जो अंदर में जो फेफड़ा है उसकी जो इसमें गति होता है, उसमें जो मसल्स होता है, इसमें इसके लिए कौन सा मसल जिम्मेदार होता है? बताओ। क्या इंटरकोजल मसल होता है, या डायफ्राग्राम्स होता है, या डेट्लॉइड्स होता है, या आपका ग्लूटस मैक्सिमम होता है? तो बच्चों जो सांस लेते हैं तो उसमें जो आपका जो मसल होता है कौन सा होता है? डायफ्राग्राम होगा, क्योंकि जब जब हम लोग सांस ले तो मेरा डायफ्राग्राम ऊपर जाएगा, जब हम लोग सांस छोड़े रिलैक्स हुए तो मेरा डायफ्राग्राम नीचे आएगा। इसमें क्या रोल है आपका? यानी कि डायफ्राग्राम में जब सांस लेते हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ों में क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि कौन सी मांसपेशी है? तो डायफ्राग्राम नामक जो मसल होता है वो आपका सांस लेने में आपका फेफड़ों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी आपका राइट आंसर, डायफ्राग्राम्स। क्या हो जाएगा? डायफ्राग्राम्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला है कि विच मिनरल्स इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी कि इसमें कह रहा है
कि आपके दांत, आपके बोन को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, बताओ। यानी कि आपका जो दांत है वो मजबूत है, आपका जो हड्डी है वो मजबूत है, तो इसके लिए कौन सा खनिज जिम्मेदार होता है, बताओ। क्या आयरस जिम्मेदार होता है, या कैल्शियम, या सोडियम, या पोटासियम, बताओ। तो बच्चों इसमें तो आयरन भी होता है, आयरन तो आपका ब्लड में होता है, पोटासियम थोड़ा बहुत, बट सोडियम नहीं। क्या हो जाएगा आपका जो दांत और जो बोन्स का जो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए कौन सा खनिज में होता है आपका, कैल्शियम नामक खनिज वो जिम्मेदार होता है। कौन सा हो जाए, तो कैल्शियम नामक खनिज आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर, बी बोले तो आपका राइट आंसर है। कैल्शियम नामक खनिज आपके लिए जिम्मेदार होता है। आज की क्लास का और इस लोकोमोशन चैप्टर का आज कंप्लीट क्वेश्चंस दी, ठीक है ना। आज ये कंप्लीट हो गया है। एक यानी कि फर्स्ट एक क्लास में आपका लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम, आप जो होता है मसल स्केलेटल सिस्टम, इन सब के बारे में क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। यदि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा, मेरा गारंटी के साथ है यूपी वाले बच्चों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिगामेंट्स, यानी कि लिगामेंट का कार्य क्या होता है, बताओ। लिगामेंट्स का वर्क क्या होता है, क्या कनेक्ट मसल टू मसल, बताओ। क्या कनेक्ट मसल टू बोन्स लिगामेंट नहीं, मसल टू बोन के लिए आपका टेंडस हो जाएगा। कनेक्ट बोन टू बोन, तो बच्चों बोन टू बोन कनेक्ट मेरा लिगामेंट्स होता है, सही बात है। तो आपका इसमें क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट का वही रोल है कि आपका बोन से बोन को जो जब हम कनेक्ट करेंगे, जब दो हड्डियों को जो आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसमें इसके बीच में लिगामेंट जुड़ा होगा, ठीक है ना। यदि मैं बोल रहा हूँ यदि मसल है, ये मेरा मसल है, ये मेरा बोन है, यदि मसल और बोन्स को जो मैं कनेक्ट करूँगा तो इसके बीच में टेंडन्स हो जाएगा। यदि मान लो ये मसल है, यही मसल है, यदि दोनों मसल को मैं कनेक्ट करूँगा इसके बीच में क्या हो जाएगा आपका, स्केलेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलेरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसे बोल रहा है प्रोवाइडेड, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा आपका कनेक्ट बोन टू बोन, यानी कि लिगामेंट का है बोन टू बोन्स। तो आज की लोकोमोशंस आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। क्या हो गया, तो आज हो गया कंप्लीट लोकोमोशन, ठीक है ना। तो बताइएगा आज की क्लास कैसा लगा आप सभी को, और आप लोग को कमेंट बताना, आप लोगों को लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलना, ठीक है ना। यदि मैं बोलूँ कि आप लोग कितने क्लास में करा चुका हूँ, तो आप लोग को मैं ऑलरेडी आप लोग लगभग मैंने आज अभी तक 15-20 से ऊपर क्लास आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। आप 10 या 8 क्लास और होगा, आप लोगों को बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी आपका जो टेस्ट सीरीज का है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आज आप लोग को हो गया है कंप्लीट क्लास। तो क्या करना है आप लोग को, तो सबसे पहले क्या करना है, तो लाइक करना है, बड़ा लाइक करना है, प्लस में सब्सक्राइब करना है, और प्लस में क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, ताकि उसको भी वो आसानी से लाभ उठा सके, आसानी से लाभ उठा बेनिफिट ले सके काफ़ी इजी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोग को इसमें लेके आऊँगा मैं कौन सा, तो इस चैप्टर में लेके आऊँगा डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा आपका डाइजेशन, यानी कि पाचन से संबंधित, और जो हम लोग अवशोषण यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन और अवशोषण के बारे में क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसका भी मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोगों को पढ़ के क्या आना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर आप लोगों को पढ़ के आना है, और आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपने ध्यान रखना और पढ़ते रहना, ठीक है ना। और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसा लगा आज का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।